घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र की खास पेशकश पुण्यकारी पितृपक्ष। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस पितृपक्ष में पितरों को भूल गए तो कभी नहीं उतर पाएगा पितृदोष। जरूर देखें कालचक्र स्पेशल पुण्यकारी पितृपक्ष। तो इस समय पितृपक्ष चल रहा है और पंडित जी लगातार आपको पितरों से जुड़ी सबसे खास और जरूरी जानकारियां दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको पितृदोष से जुड़े वो जरूरी बातें बताएंगे जिस पर गौर करना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से परेशानियां और संकट दूर हो जाएं और खुशियां आपके घर आएं, तो इसके लिए आपको पितृदोष से मुक्ति पानी होगी और पितरों की कृपा पानी होगी। ऐसे में बने रहिए कालचक्र के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। जी पंडित जी बताएं। 23 सितंबर 2021 दिन गुरुवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। सुबह 6:53 तक थी। इस समय तृतीया तिथि शुरू हो चुकी है। रेवती नक्षत्र सुबह 6:44 तक था। इसके बाद इस समय अश्विनी नक्षत्र शुरू हो चुका है। ध्रुव योग दोपहर 13:49 तक रहेगा। इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा। आज तृतीया तिथि का श्राद्ध है और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। आज पंचक भी सुबह 6:44 पर समाप्त हो गया। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:11 से 10:42 तक और भद्रा काल आज शाम 7:37 से लगेगी। और आइए अब अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। पितृपक्ष से जुड़ी सभी अहम जानकारी हम पंडित जी से ले रहे हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि पितृदोष कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह की परेशानियां अगर जीवन में आए तो समझ लेना चाहिए कि ये पितृदोष की वजह से है। देखो, पितृदोष का प्रकार नहीं होता। पितृदोष तो पितृदोष ही होता है जी। पितृदोष का मतलब होता है कि हमारे वो पितर जिनकी आत्माएं ना तो स्वर्ग आदि के लोकों में गई हैं, ना मोक्ष को प्राप्त हुई हैं, ना वैकुंठ को गई हैं, बल्कि वो प्रेत योनि में भटक रही हैं जी। और प्रेत योनि में भटकने वाली ये जीवात्माएं यही पितरदोष बन करके अपने कुल के लोगों को दुख सुख पहुंचाते हैं। दोनों बात कह रहा हूँ, दुख सुख पहुंचाते हैं जी। अगर आप बहुत अच्छा उनके लिए कर्म कर रहे हैं, उनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं, उनके लिए दान पुण्य कर रहे हैं, तो आपके लिए सुखदाता होंगे। और यदि आप सामर्थ्यवान होते हुए भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने भौतिक मौज मस्ती में आप डूबे हुए हैं, उन्हें आप भूले हुए हैं, तब उनके दुख तब उनके कोप का भी शिकार आपको होना होगा जी। तो देखिए, पितरदोष जो होता है 2 प्रकार का होता है। कुंडली में पितरदोष का सृजन 2 ग्रह सूर्य और मंगल के पीड़ित होने से होता है, क्योंकि सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है। सूर्य के लिए पापक ग्रह शनि, राहु और केतु माने गए हैं। ऐसे में जब सूर्य का इन ग्रहों के साथ दृष्टि या युति का संबंध होता है तो सूर्य की पितृदोष का निर्माण होता है। इसी तरह से मंगल अगर राहु या केतु के साथ हो या इनसे दृष्ट हो तो मंगल की पितृदोष का निर्माण होता है। जो लोग पितृदोष के प्रभाव में होते हैं उनको हमेशा अनजाना भय सताता है। पितरदोष के कारण परिवार में हमेशा कलेश और अशांति बनी रहती है। परिवार के सदस्य कभी भी एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं।
ऐसे परिवारों में प्रायः अभाव की स्थिति देखी जाती है। ऐसे लोग किसी न किसी रोग या शारीरिक कष्ट से हमेशा घिरे रहते हैं। जिन लोगों में पितृदोष होता है उनके बनते हुए काम भी अचानक बिगड़ जाते हैं। पितृदोष अकाल मृत्यु का कारण भी बनता है। पितृदोष के प्रभाव में आने वाले लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों को तनाव भी बहुत रहता है। पितृदोष संकट, अनहोनी और अमंगल को न्योता देता है। पितृदोष के कारण संतान सुख में देरी होती है। संतान हो जाए तो उनसे संबंध अच्छे नहीं रहते। संतान आपका सम्मान नहीं करता है। बच्चों की शादी बहुत देर से होती है या नहीं होती है। तो पितृदोष के कारण घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। आय की तुलना में खर्च ज़्यादा होता है। कितना भी कमा लीजिए बरकत नहीं होती। धन, बीमारी, इलाज या कर्ज चुकाने में चला जाएगा। तो ये तो रहा पहलू कुंडली देख करके ये जानने का कि आपके ऊपर पितृदोष है कि नहीं। मान लीजिए आपके पास जन्म कुंडली नहीं है या जन्म कुंडली का समय माँ बाप ने बताया है लेकिन समय नहीं बताया है उन्होंने, तारीख महीना आपको पता है लेकिन समय नहीं पता है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं। इसका जवाब हमारे यहाँ प्रश्न शास्त्र में है। प्रश्न शास्त्र में यदि आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के प्रणाम पूर्वक यदि आप अपने भविष्य को जानने की इच्छा प्रकट करें तो तत्काल लग्न को शोध करके तात्कालिक ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट करके बुद्धिमान ज्योतिषी को चाहिए कि वह देखे यदि 8वें या 12वें भाव में बृहस्पति है तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है। 8वें भाव में यदि सूर्य मंगल हों तो ऐसे लोगों को कुल पूजित देवी का दोष लगता है। 8वें और 12वें भाव में राहु हो तो ऐसे लोगों को प्रेत दोष लगता है। और 8वें भाव में अगर बृहस्पति की स्थिति है तो ऐसे लोगों को अपने ही कुल के पितरों का दोष लगता है। एक फार्मूला तो ये है, मैंने आपको बताया यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो पता चल सकता है कि पितृदोष है कि नहीं। अब पितृदोष साध्य है कि असाध्य है, मतलब इस पितृदोष को श्राद्ध करके पूजा पाठ करके ठीक किया जा सकता है या एक कभी ठीक नहीं होगा, इसका जवाब कहाँ मिलेगा आपको? इसका भी जवाब आपको प्रश्न कुंडली ही दे सकती है। जन्म कुंडली के बूते की बात ही नहीं है कि वो ये बताए कि ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। यदि चंद्रमा की शुभ स्थिति है तो ये रोग साध्य कष्ट है, और यदि चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में है तो ये असाध्य है। चाहे जितने उपाय कर लीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को कष्ट भोगना है। अब दूसरा एक सरल उपाय भी आपको बता देता हूं, अगर ज्योतिष ज़्यादा नहीं आती तो। ये चमत्कार ज्योतिष का श्लोक है। तिथि वार नक्षत्रम लग्नम प्रहर मेवच अष्टाभिस्तु हरित भागम शेषांके फलमादिशेत हयाग्नौ देवता बाधा पैतृ वै नेत्र दंतसु खट चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंचके। कहने का मतलब तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न और प्रहर, इन पांचों चीज़ों को जोड़ लीजिए, ठीक है। और इन पांचों चीज़ों को जोड़ करके उसमें 8 का भाग दे दीजिए। मान लीजिए इस समय किसी ने हमसे 8:09 बजे हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी क्या हमारे घर में किसी प्रकार की पितृदोष की स्थिति या प्रेत दोष की स्थिति है, तो इसको देखने के लिए अभी तात्कालिक देखा तो तृतीया तिथि है, वार देखा तो बृहस्पतिवार है, 5वां वार है, 3 और 5 को जोड़ा तो 8 हो गया। नक्षत्र देखा तो अश्विनी है, 1 है, तो 3, 5, 8, 1, 9 हो गया। और लग्न देखा तो 7 है, 7 को जोड़ दिया। और उसके बाद प्रहर देखा तो पहला प्रहर है। तो इन सब चीज़ों को जोड़ करके जब 8 का भाग दिया तो जो शेष बचेगा उसके अनुसार हयाग्नौ देवता बाधा, 2 और 7 शेष बचे तो निश्चित रूप से देवता की बाधा है। पैतृ वै नेत्र दंतसु 3 और 8 बचे तो पितृदोष है। खट चतुर्थ भूत बाधा, 4 और 6 शेष बचे तो भूत प्रेत का दोष।
और न बाधा एक पंच के। अगर 1 और 5 शेष बचे तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता, सिर्फ रोग होता है, उसका उपचार करना चाहिए। यदि तीनों विधा में आप निष्णांत हैं तो कभी भी आपके आंख के सामने से पितर दोष ओझल नहीं हो सकता है। और यदि इन 3 तराजुओं पर तौलने पर भी पितर दोष नहीं मिलता है तब व्यर्थ में किसी के दिमाग में ये गोबर नहीं भरना चाहिए कि आप पितर दोष से पीड़ित हैं। तो पितृपक्ष से जुड़ी सभी जानकारी हम पंडित जी से ले रहे हैं और साथ ही इंतजार होगा आपको राशिफल का। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से, जानते हैं मेष राशि का राशिफल क्या कहता है। आज उनका पूरा दिन कैसे रहने वाला है, पैसा, प्यार, परिवार, नौकरी, कारोबार के हिसाब से इन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, पंडित जी बताएं मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर तो आप समझिए कि 6:44 पर सुबह चंद्रमा आपके राशि में प्रवेश किया है। ये अच्छी बात है, आपके सुख भाव का स्वामी आपके लग्न में आ गया। लेकिन आपके धन भाव में राहु की स्थिति और आपके व्यय भाव का स्वामी 10वें भाव में, वो इस बात का संकेत कर रहा है कि यदि आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो आज जरा सोच समझ करके निवेश करें, क्योंकि आज जल्दबाजी में किया हुआ निवेश आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरी बात, खर्च पर नियंत्रण रखें। चूंकि ग्रह गोचर अच्छा है इसलिए दोपहर के बाद आपको काम में सफलता मिलेगी, घर में माहौल अच्छा रहेगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी जिसके कारण तनाव हो सकता है। किसी की बातों में न आए। अगर कोई आपके तारीफ का पुल बांध रहा है तो आप सच्चाई से अवगत हों, मतलब आपको कहीं न कहीं बेवकूफ़ बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि का राशिफल हमने आपको बताया और अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। पैसा, प्यार, परिवार, नौकरी, कारोबार के हिसाब से इनका पूरा दिन आज कैसा बीतने वाला है, जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, वृषभ राशि में राहु की स्थिति है, 5वें भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति है, रोग शत्रु के स्थान में बुध शुक्र विराजमान हैं, 7वें भाव का केतु है और भाग्य स्थान में बृहस्पति शनि है। ये सारा ट्रांजिट देख करके एक बात तो समझ में आती है कि चंद्रमा का 12वें भाव में होना किसी नज़दीकी व्यक्ति पर, करीबी व्यक्ति पर, माँ पर, मौसी पर पैसा खर्च होगा। कानूनी कामों में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। बड़े बुजुर्ग और दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। दोपहर के बाद थोड़ी सी आपके स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना बनेगी। आज आपको चाहिए कि आपका दिन मंगलमय रहे, इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। पितृपक्ष है तो कौओं को तेल लगी रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पितृदोष से बचने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे पता लगाएं कि पितृदोष है, यही हम जान रहे हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, किस तरह की समस्याएं उनके जीवन में आती हैं? देखिए, पितृदोष जब होता है तो धरती के जितने दुख हैं, कोई ऐसा दुख नहीं है जो व्यक्ति के ऊपर ना आता हो। पहली बात तो ये कि अगर पितृदोष है तो इसके कारण राजकीय सेवा में या नौकरी में अधिकारियों से रिश्ते हमेशा खराब रहते हैं। मेहनत चाहे जितना आप करें लेकिन उसका अप्रेजल आपको नहीं मिल पाता है। पितृदोष जिन बच्चों की जन्म कुंडली में होता है उनका जीवन भर अपने पिता से रिश्ता अच्छा नहीं रहता है। पितृदोष प्रभावित लोगों को अचानक कोई बड़ा नुकसान लग जाता है या वो किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। पितृदोष के प्रभाव के कारण घर में शुभ और मांगलिक कार्यों पर बुरा असर पड़ता है। सारे भाई बहन कुंवारे रह जाते हैं, 50-50 साल के हो जाते हैं लेकिन शादी नहीं होती। शादी हो जाए तो शादी टूट जाती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष होता है उनको कड़ी मेहनत के बाद भी
मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है। घर में पितृदोष के कारण परिवार के बच्चों की शिक्षा, उनका मानसिक विकास और उनका व्यवहार, ये सब प्रभावित होता है। समय से पहले बालों का सफ़ेद होना, सिर के बीच के हिस्से से बालों का कम होना, ये भी पितरदोष के ही लक्षण हैं। कहते हैं कि अगर आगे से बाल आपका गायब हो तो आप भाग्यशाली हैं, लेकिन बीच का बाल पहले गायब हो तो आप दुर्भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली नहीं हैं। पितृदोष कुंडली में है तो अच्छे गृह भी उतना अच्छा फल नहीं देंगे जितना उनको देना चाहिए। जिस परिवार पर पितृदोष की छाया है उनको जीवन में कभी भी मान सम्मान नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों को घर में पेड़ पौधे या जानवर पनप नहीं पाते हैं। जिन भी घरों में पितरदोष होगा उन घरों में दूध वाले जानवर बीमार पड़ जाएंगे। कुत्ते बिल्ली अगर आपने पाल रखे हैं तो वो प्रायः बीमार रहेंगे। तोता अगर आपने पाल रखा है तो वो मर जाएगा। इस तरह से जिन घरों में मछलियाँ अगर आपने पाली है तो मछलियों के भी अकाल मृत्यु होगी। तो ऐसे में घर में शाम होते होते अजीब सा सूनापन, उदासी होने लगता है। पितरदोष के प्रभाव के कारण घर का एक हिस्सा अचानक गिर जाता है या खराब होने लगता है, या बाथरूम में सीलन रहती है। घर का मुखिया बार बार बीमार पड़ने लगता है। रसोई के आसपास की दीवार पर दरार पड़ने लगती है। जिस घर में पितृदोष हावी होता है उस घर से कभी भी मेहमान संतुष्ट होकर नहीं जाते हैं। जिस परिवार पर पितरदोष होता है वहाँ रहने वाले लोग सुख साधन और संपन्नता होते हुए भी कभी खुश नहीं रह पाते हैं। पितृदोष के प्रभाव के कारण भाई बहनों के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। तो ये पितृदोष काफ़ी कष्टकर है और पितरदोष से बचने के लिए शुरू में ही गया जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पता लगा कि आपका केस है जेब कतरा वाला और आपको मतलब लोअर कोर्ट में न जाके आपने जाके सुप्रीम कोर्ट में फाइल लगा दी, तो वहाँ से फाइल आपकी फेंक दी जाएगी। अगर आपके ऊपर पितरदोष है तो सबसे पहले आप अपने गांव में अपने पितरों के लिए पिंडदान करें। इतने से भी बात नहीं बनती तो काशी पिशाच मोचन, कुरुक्षेत्र का पहेवा, पुष्कर राजस्थान का स्थान, त्र्यंबकेश्वर, प्रयाग का संगम तट, प्रयाग का नागबासुकी मंदिर, इन स्थानों पर जा कर के आप त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि का कार्यक्रम संपन्न करें। अगर किसी के पितर की मौत शस्त्राघात से, दुर्घटना से या आत्महत्या के द्वारा हुई है तो नारायण बलि जरूर करा लेना चाहिए और नारायण बलि के बाद त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध से अगर एक बार में बात न बने तो 6-6 महीने पर ये त्रिपिंडी श्राद्ध 4 बार भी कराना चाहिए। ये मत कह दीजिएगा कि एक बार तो मैंने कराया कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं क्या हुआ, जितना बड़ा बोझ है उसके हिसाब से जब आपका बाट होगा तब तो उठेगा। अगर पितरदोष में बहुत पीड़ित है आत्मा तो वो एक बार के त्रिपिंडी श्राद्ध से कुछ न होने वाला है। उसके लिए शास्त्रों में लिखा गया है कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता, कलयुग में 4 बार करना पड़ेगा। एक बार करने से पीठ मत थपथपाइए। एक बार में तो वही आत्माएं मुक्त होती हैं जो पुण्यात्मा हैं और जिनका पुण्य कमजोर है। लेकिन जिनकी मृत्यु तड़प तड़प कर हुई है और अकाल मृत्यु हुई है, जो शस्त्र अस्त्र से मारे गए हैं, वो इतना जल्दी आज़ाद नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर एक बार में राहत न मिले तो घबराइए मत, 4 बार त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर कीजिए, इससे राहत मिलेगी। तब उसके बाद गया जी में जा कर के भागवत सुन करके गया जी जाइए और गया जी जा कर के वहाँ धर्मशिला पे पिंडदान करके घर आइए, हवन करिए, लोगों को भोजन करवाइए, भंडारा करवाइए। निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और अब इंतजार कर रहे हैं मिथुन राशि वाले जातक, इनके पास आज पैसा आएगा या नहीं, मुनाफा बढ़ेगा या घटेगा, रिश्तों के लिहाज से आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए यही जानते हैं पंडित जी से। और पंडित जी कोई शुभ उपाय हो तो वो भी बताइए मिथुन राशि के लिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के व्यय भाव में राहु है
खर्च के स्थान में आपके राहु है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा आमदनी के स्थान में है। ये बहुत अच्छा योग है। अगर धनेश आयस हो जाए, आय भाव में हो जाए, तो उधार दिया हुआ पैसा रिटर्न मिल जाता है। कामकाज की बात अगर आपके करूं तो कारोबार में आपको सफलता भी मिलेगी और कार्य का विस्तार भी होगा। दोस्तों का साथ आपको आपका मनोबल बढ़ाएगा। आंख में तकलीफ हो सकती है, आंख में दर्द या इन्फेक्शन की बीमारी परेशान आपको कर सकती है। ईर्ष्या और द्वेष से आज बचने का प्रयास करें। आज क्या, कभी भी ईर्ष्या और द्वेष तो करना ही नहीं चाहिए। एक कपड़े में काला और सफ़ेद तिल बांधकर अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पितृपक्ष से जुड़ी जानकारी हम पंडित जी से लेते रहेंगे और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। आशा है हमारे साथ अम्बाला से। आशा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना प्रश्न। हेलो पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मैं अम्बाला से आशा बोल रही हूँ जी। हाँ जी, मेरी उम्र पता नहीं है पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। तो कुछ तो अंदाज होगा आपका? हाँ जी, 41 साल की हूँ जी। क्या जानना चाहती हो आशा जी? हाँ जी पंडित जी, मैं 2015 से ब्लड कैंसर है मुझे। मेरी दवाई चल रही है वैसे पंडित जी। मैं उसके बाद पूरे शरीर में दर्द रहता है, कभी बीमार हो जाती हूँ, कभी ठीक हो जाती हूँ। और एक पंडित जी, एक बात और पूछना चाहती हूँ, मेरे किसी के साथ नहीं बनती, ना भाई बहनों के साथ, ना ससुराल पक्ष के साथ, जेठ जेठानियों के साथ। और चलिए आशा जी, मैं आपको बताऊं, आपने प्रश्न किया है। प्रश्न के आधार पर प्रश्न में चंद्रमा विद्यमान है। चंद्रमा जब प्रश्न में विद्यमान होता है तो आदमी का प्रश्न उसके शरीर से ही संबंधित होता है और आपके शरीर से ही संबंधित है। आपके रोग स्थान में मंगल और सूर्य है। मंगल और सूर्य अगर रोग स्थान में हो तो ऐसे व्यक्ति को रक्त विकार होता है, खून से संबंधित रोग होता है। और शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि जब शुक्र पर होती है और ख़ास करके शुक्र की दृष्टि लग्न पर होती है तो कैंसर या कर्क रोग होता है। लेकिन बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आपका आयुर्दाय अभी बिल्कुल अच्छा है। अभी कहीं से भी कुछ भी आपको अपने जीवन के लिए नकारात्मक सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये रोग होते हुए भी अभी आपका जीवन शेष है। जहाँ तक कष्ट की बात है तो औषधि लेते रहना होगा, दवाई लेते रहना होगा। और मेरी दवाई आप मानिए तो मैं तो आपसे कहूँगा कि 5 पत्ते काले तुलसी के 1 गिलास गंगा जल के साथ रोज लेना आप शुरू कर दीजिए। इसका अंतर आपको 4 महीने में दिखेगा। लेकिन बाकी डॉक्टर से मेडिसिन्स जो चल रही हैं उनको बंद मत करिए, उन दवाइयों को भी आप करते रहिए। जहाँ तक रिश्तों की बात है, भाई बहनों से, परिवार के लोगों से आपके रिश्ते नहीं ठीक हैं, इसके विषय में यही कहूँगा कि 4 दिन की ज़िंदगी है, थोड़ा झुक करके भी अगर रिश्ता बनाना चाहिए आशा तो बना लेना चाहिए, क्योंकि अकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके लिए एक आपको उपाय बताना चाहूँगा। आपको शिव और पार्वती दोनों लोगों को जलाभिषेक करके उनकी विधिवत पूजा करके कपूर से आरती करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और शिव परिवार की पूजा अगर हो सके तो अपने घर के पूजा स्थान में रख करके करना चाहिए। इससे परिवार का वायुमंडल आपके ठीक हो जाएगा, सबसे आपके संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। और चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कर्क राशि वालों का आज का पूरा राशिफल। बताइए पंडित जी कि आज उनका दिन कैसा रहने वाला है और क्या खास उपाय करने चाहिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताऊं तो आपके 10वें भाव में चंद्रमा, आपका राशि स्वामी, इस समय सुबह 6:44 पर आ चुका है। इसका मतलब ये होगा कि कारोबार में अगर कोई आपका पेमेंट रुका हुआ है तो आज आपका पेमेंट रिलीज होकर रहेगा। जब कामकाज की बात आपके है तो जान लीजिए कि किसी कार्य में आज आपको महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है वो सूर्य के साथ अस्त की है और मंगल आपका कर्मेश है, इसलिए भाग्य साथ नहीं देगा। बच्चों को लेकर के चिंता बढ़ सकती है और अगर जरा सा भी टेंशन लेंगे तो पेट में जलन महसूस होगी, पेट में तकलीफ महसूस होगी। इसलिए जब टेंशन की बात आए
तो बाईं नाक बंद करके दाहिनी नाक से धीरे धीरे सांस खींचना और छोड़ना चाहिए। सूर्य नाड़ी चल जाएगी, टेंशन गायब हो जाएगी। आलस्य बिल्कुल मत करिए। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि यदि आप पुरुष हैं या महिला तो श्री सूक्तम का भाव विभोर होकर के सुबह शाम पाठ करिए। देखिए कैसे जिंदगी बदलती है। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। कुछ लोग ऐसे कर्म कर जाते हैं जिसका परिणाम उन्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। उनको पितरों के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन सभी को गलत कार्यों को करने से बचना चाहिए जिससे वो पितृदोष से बच सके। लेकिन वो गलत काम कौन से हैं, आइए यही जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। देखिए, जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है, उन लोगों पर शुक्र ग्रह का बुरा प्रभाव 4 पीढ़ियों तक रहता है। दरिद्र से एक बार पूछा एक सिद्ध संत ने कि भाई तू लोगों के घर में जा जा करके इतना दुखी क्यों करता है? एक जगह तुम्हें शांति से रहने में कोई दोष है क्या? कभी आज इनके यहाँ, कल उनके यहाँ, कल उनके यहाँ, तुम हर जगह दौड़ते रहते हो, लोगों को परेशान करते रहते हो, लोगों का जीवन दूभर करते रहते हो। आखिर तुम क्यों जाते हो, कहाँ जाते हो? तो पहला जवाब जो दरिद्र ने दिया था, जानते हो क्या दिया था? यस्य गृहे नारी प्रपीडनम तस्य गृहे मम वासम। जिस घर में स्त्रियों को पीड़ा दी जाती है, जिस घर में स्त्रियों का अपमान किया जाता है, जिस घर में स्त्रियां बात के बात पर नीचा दिखाई जाती हैं, जहां उनका सम्मान नहीं होता है, ऐसे घरों में मैं फैल करके रहता हूं। अर्थात वहां दरिद्रता जरूर रहेगी। और यही बात ब्रह्मा जी कहते हैं रात्रि सूक्त में, विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारणिम निद्राम भगवतो विष्णुरतुलाम तेज सह प्रभु। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा तुमहि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रा मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः तुमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। तो कहने का मतलब विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। समस्त विद्याओं में आप विद्यमान हैं और समस्त स्त्री नारी जात में आप विद्यमान हैं। यह भाव लेकर के यदि महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाएगा, उन्हें नीचा दिखाया जाएगा, उनके साथ अच्छे संबंध नहीं रखे जाएंगे, तो ऐसे घर को दरिद्रता से और पितरदोष से कोई बचा नहीं सकता है। 4 पीढ़ियों तक दरिद्रता ऐसे घरों में रहती है। और जिस घर में महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं, फिर वो घर तो बहुत 7 जन्मों के लिए कलंकित हो जाता है। जिस घर में भी महिलाओं ने आत्महत्या किया है, उसकी 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। तो घर का माहौल सही रहे, महिलाओं को सम्मान मिले, ये घर के मुखिया की भी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया को चाहिए कि घर में किस महिला के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है उसे अपने मन मस्तिष्क में समझना चाहिए। और अगर कहीं किसी महिला के साथ अपमान की स्थिति बन रही है तो उसमें घर के मुखिया को इंटरफियर करना चाहिए। जिस घर में जानवरों को मारा जाता है, जिस घर में दरवाजे पर जानवरों को बांध करके उन्हें उचित भोजन और पानी नहीं दिया जाता है, वहाँ भी पितरदोष का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। जिस घर में विनम्र रहने वाले व्यक्ति का अपमान होता है, वो घर भी पितरदोष से पीड़ित रहेगा। जो लोग किसी कमजोर व्यक्ति का अपमान करते हैं, वो भी पितरदोष के प्रभाव में आ जाते हैं। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की धौकनी लौह भस्म हो जाए। अरे कभी दीनहीन व्यक्ति को सताने की कोशिश मत करो, उसके मन की निकली हुई एक आह तुम्हारी सोने की लंका जलाकर राख कर देगी। कभी किसी बेबस
बेसहारा व्यक्ति के आंसुओं को निकालने के लिए जिम्मेदार मत बनो। उसके 2 बूंद आंसू समुद्र बन करके आपको डुबा सकते हैं। दूसरों की जमीन हथियाने से, दूसरों का घर हथियाने से, दूसरों की हत्या करने से, दूसरों से प्रतिशोध लेने में भी पितृदोष लगता है। किसी बुजुर्ग का अपमान करने से, किसी बुजुर्ग का मजाक करने से पितृदोष लगता है। सीढ़ियों के नीचे रसोई बनाना, स्टोर रूम बनाना, टॉयलेट बनाना, ये भी पितृदोष को जन्म देता है। किसी को धोखा देने से भी पितृदोष लगता है। किसी का एहसान न मानने से भी पितृदोष लगता है। शेरमुखी घर जो आगे चौड़ा है पीछे पतला है, ऐसे घरों में रहने वालों को भी पितृदोष लगता है। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, पितृदोष को दूर करने का उपाय है कि आप एक अच्छे इंसान बन जाएं। ना तो किसी से द्वेष करें और ना ही क्रोध करें, ना ही लोभ में आकर कोई गलत काम करें, और हर समय ईश्वर का ध्यान करें और अपने पितरों की मुक्ति के लिए श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। अगर यह सब संस्कार और सदाचार आप में विद्यमान है, महिलाओं का सम्मान आपके घर में होता है, पशुओं की सेवा होती है, तुलसी का पौधा आपके घर में चल रहा है, तो अगर पितरदोष होगा भी तो वो पितरदोष आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा और समय के अनुसार उसका उपाय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पितृदोष से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम पंडित जी से जान रहे हैं और साथ ही आपको बता रहे हैं राशिफल। अब इंतजार कर रहे हैं सिंह राशि वाले, और आइए जानते हैं कि सिंह राशि वालों का आज का ये पूरा दिन कैसा बीतने वाला है और कौन से खास उपाय इन्हें करने चाहिए। जी पंडित जी। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो ध्यान से सुनिए कि आपके धन भाव में सूर्य की स्थिति मंगल के साथ बनी हुई है। भले ही मंगल अस्त है, लेकिन धनेश बुध की स्थिति पराक्रम में होने के कारण धन लाभ होकर रहेगा, लेकिन बच्चों पर खर्च भी ज्यादा होगा। काम में सफलता के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों के भविष्य को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि चिंता हो सकती है। ज्यादा काम के बोझ के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वाणी और व्यवहार पर संयम रखिए। लक्ष्मी चालीसा, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का यथासंभव पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह राशि के बाद अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। तो कौन सी एक चीज आज के दिन आपके लिए सबसे अहम होने वाली है और कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको पूरे दिन सावधान रहना है, आइए जानते हैं। कन्या राशि वालों के लिए बताइए पंडित जी। कन्या राशि से 10वें भाव आजीविका भाव का भी स्वामी बुध ही है, ठीक है, और बुध की स्थिति 5वें भाव में है। तो यदि आप बिजनेसमैन हैं तो श्रीमान, कहीं अगर आपका पेमेंट रुका हुआ है तो आज फोन उठाइए और पैसे मांगिए। आज आपका पेमेंट रिलीज हो सकता है। और यदि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपका पैसा गवर्नमेंट के यहाँ रुका हुआ है, तो आज प्रयास करिए, आज आपको चेक मिलेगा। नई साझेदारी के लिए समय अच्छा है। बच्चों की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपकी कन्या राशि है तो शनि की दृष्टि बुध पर जा रही है और चंद्रमा जहाँ 2 डिग्री से ऊपर गया, वहाँ आपके सेहत में गिरावट आ सकती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा भावुक मत होइए। ज़रूरत से ज़्यादा भावुकता नुकसानदायक है, वरना आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी ग्रहण करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पितृदोष से बचने के उपाय हम पंडित जी से जान रहे हैं। पंडित जी, क्या किसी वृक्ष की पूजा करने से या उसकी सेवा करने से भी पितृदोष से मुक्ति पाया जा सकता है? और अगर कोई धार्मिक पुस्तक हो या फिर कोई मंत्र हो जिसके उच्चारण से पितृदोष से मुक्ति मिले, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। पहली बात तो ये अच्छी तरह से जान लो अभिलाषा जी, एक वृक्ष इस धरती पर ऐसा है, बिना उसके पितृदोष खत्म ही नहीं हो सकता है। वो वृक्ष है पीपल का। जी। जहाँ भी श्राद्ध करने के लिए शास्त्रों में वर्णन है, वहाँ ये जरूर कहा गया है कि श्राद्ध कहाँ करना चाहिए,
श्राद्ध तीर्थ में करना चाहिए। जो तीर्थ हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं वहाँ करना चाहिए जी। जैसे हरिद्वार, प्रयाग, काशी, कुरुक्षेत्र, नासिक और पुष्कर, जी। इन स्थानों पर, गया, इन स्थानों पर श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए और क्या होना चाहिए? तो श्राद्ध करने के लिए गंगा जी का किनारा होना चाहिए या किसी पवित्र नदी का किनारा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? विष्णु का मंदिर होना चाहिए जी। और क्या होना चाहिए? पीपल का पेड़ होना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं ये कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं और वही जगत को तारने वाले हैं। इसलिए वृक्षों का तो बहुत बड़ा संबंध है पितर मुक्ति के लिए। तो चलिए, धार्मिक पुस्तक के पाठ से पितरों को शांति मिल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पीपल और बरगद के वृक्ष लगाने से, उनकी पूजा करने से पितरदोष की शांति होती है। सूर्योदय के समय किसी आसन पर खड़े होकर सूर्य को निहारने, जल चढ़ाने, उससे शक्ति देने की प्रार्थना करने और गायत्री मंत्र का जप करने से भी सूर्य मजबूत होता है। ध्यान रखिएगा, सूर्योदय के 8 मिनट के बाद सूर्य को देखने की गलती मत करिएगा, इससे आंखें खराब हो सकती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण पूजा करने से भी पितृदोष में लाभ मिलता है। घर के सभी बड़े बुजुर्गों को प्रेम, सम्मान और पूर्ण अधिकार देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। प्रभु ने कैसे अपना विराट स्वरूप दिखाया है, कैसे पूरा संसार उन्हीं के अंदर समाहित है, इस पर मनन और चिंतन करना चाहिए। जब भी किसी तीर्थ पर जाएं तो अपने पितरों के लिए 3 बार जल में खड़े होकर के अंजलि जरूर दें, तर्पण जरूर करें। 3 अंजलि जल अपने पितरों के नाम तर्पण जरूर करें। पितृदोष निवारण के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने दिवंगत पूर्वजों का चित्र लगाएं। और अगर प्रयाग में जा रहे हैं तो प्रयाग में बाल जरूर बनवाएं, पूरा बाल जरूर छिलवाएं और उसके बाद संगम में स्नान करके पितरों को तर्पण करें। आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। देवता और पितरों की पूजा स्थान पर जल से भरा हुआ कलश रख करके सुबह तुलसी या हरे पेड़ों में उसे चढ़ाया जा सकता है। तुलसी और पीपल, इन 2 वृक्षों की जहाँ भी सेवा होती है वहाँ क्या करेगा पितर दोष रह करके, वहाँ से तो पितरों को जाना ही जाना है। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु की एक अनुकंपा से सारे पितर समाप्त हो जाते हैं। तो जहाँ पीपल की पूजा होगी, जहाँ तुलसी की पूजा होगी, वहाँ पितर दोष को क्या स्थान है। लेकिन यदि आपकी तुलसी बार बार सूख रही है, आप चाहे जितना कोशिश करें लेकिन तुलसी का पौधा चल नहीं पा रहा है, इसका मतलब कि पितर दोष कुछ ज़्यादा ही है। इसके लिए उपाय करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आज की खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कालचक्र में अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और किन बातों पर आज उन्हें खास तौर पे ध्यान देना चाहिए और उपाय करना चाहिए। जी पंडित जी। तुला राशि के जातकों का आज का गोचर दमदार है। जैसे बुध और शुक्र आपकी राशि में, चंद्रमा आपके 7वें भाव में पूरी दृष्टि देगा, बृहस्पति सुख भाव में, तो चारों शुभ ग्रह केंद्र में हैं। मुनाफा, कारोबार में, व्यवसाय में मुनाफा मिलकर रहेगा। अगर आप कलाकार हैं तो आप कोई नई फिल्म साइन कर सकते हैं। कोई अगर आपने स्क्रिप्ट बनाई है तो वो एक्सेप्ट हो सकती है। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। अगर बीमार हैं तो स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। आज आपको यात्रा टालना बेहतर होगा। हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृश्चिक राशि वालों की। तो आइए जान लेते हैं कि आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और आज कौन से शुभ उपाय उन्हें करने चाहिए। जी पंडित जी। वृश्चिक राशि में केतु की स्थिति और धन भाव का स्वामी बृहस्पति पराक्रम भाव में। अगर आप शेयर बाजार में, कमोडिटी में पैसा लगाते हैं तो आज आप थोड़ा सा भी अगर सावधान होकर पैसा लगाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा।
और यदि आप संपादकीय से या लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए अच्छा दिन है। ऑफिस के दोस्तों का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वभाव में हठीलापन छोड़ करके आगे बढ़िए और सुगंधित ताजे फूल अपने घर में रखिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पितरों की शांति के लिए और बड़े से बड़े पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए? पंडित जी, कुछ और उपाय हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर बहुत बड़े पितृदोष से वो गुजर रहे हैं तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए? बहुत बड़ा पितृदोष किसे कहते हैं? बहुत बड़ा पितृदोष उसको कहते हैं कि कोई बच्चा पैदा हुआ और उसको मतलब कि मार दिया गया। उसकी आत्मा 15-16 साल के बाद इतना भयावह रूप लेगी जिसकी कोई सीमा नहीं। किसी की अनजाने में जाकर के हत्या कर दी गई, किसी को जबरदस्ती तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। यही बहुत प्रबल पितरदोष बनता है या प्रेत दोष बनता है। तो ऐसे लोगों को मुक्त करने के लिए तो शास्त्रों में बहुत उपाय लिखे हुए हैं, लेकिन जो सामान्य उपाय लोग कर सकते हैं वह उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ये आखिरी कील नहीं है जो बता रहा हूँ, ये आखिरी समाधान नहीं है। आप मत सोचिएगा कि ये जो बता रहे हैं तो सचमुच में ये आखिरी उपाय हो गया। इसके अलावा भी बहुत उपाय है। अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के नाम से मंदिर में दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा और दक्षिणा दान करना चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। परिवार के किसी सदस्य की अगर अकाल मृत्यु हो गई है तो उसके निमित्त पिंडदान जरूर करना चाहिए, लेकिन नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध भी करते रहना चाहिए। और जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तो ऐसे समय में सूतक पातक का ध्यान दे करके जब ग्रहण समाप्त हो तो स्नान करके उसके लिए अपने पितरों के लिए अन्नदान जरूर करना चाहिए। और हर समय कोशिश करिए कि आपके द्वारा क्या जन कल्याण हो सकता है। जो भी अवसर मिले आप अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जन कल्याण के कार्य में सहयोग करें। और हाँ, वृक्षारोपण जरूर करें और बेवजह वृक्षों को नुकसान ना पहुंचाएं। सामाजिक स्थलों पर जल की व्यवस्था में सहयोग करें। सर्प सूक्त या नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र सूक्त, पितृ स्तोत्र या पितर सूक्त और नवग्रह स्तोत्र का रोज पाठ करें। सोमवार को सुबह स्नान करके नंगे पैर शिव मंदिर जाएं। किसी मृतात्मा को लगातार 3 वर्षों तक श्राद्ध न किया जाए तो वो जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है। ऐसी प्रेतात्माओं की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि जरूर कराई जाती है। किसी कुंडली में पितृदोष है, परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो भी जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है। ऐसी स्थिति में नारायण बलि कर्म कराना आवश्यक हो जाता है। और अगर आपके पास ये सब करने का सामर्थ्य नहीं है तब आप अपने पितरदोष से कैसे मुक्त हो सकते हैं? इसके लिए भी मेरे पास एक जानकारी है, लेकिन जब आपके अंदर श्रद्धा होगी तब वो जानकारी फलेगी। श्रद्धा की बात है, मैं लेकिन कहूँगा, मैं बताऊँगा। बात ये है कि विंध्याचल में जो माँ विंध्यवासिनी का सिद्ध पीठ है, विंध्याचल में जो माँ विंध्यवासिनी का सिद्ध पीठ है, माँ विंध्यवासिनी का जो मंदिर है, उसके बारे में एक कथा प्रसिद्ध है। पूर्वजों से एक कथा प्रसिद्ध है। वो ये है, सीढ़ी छुए 7 पीढ़ी तरत हैं। सीढ़ी छुए 7 पीढ़ी तरत हैं। उनके मंदिर की सीढ़ियों पर ज्यों आपका हाथ पहुंचा त्यों आपकी 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। ये कोई साधारण देवी नहीं है। ये देवी वो देवी हैं जो कृष्ण को गोकुल में सुरक्षित करके अपने कंस के पास चली जाती हैं और कंस के हाथों से छिटक करके विंध्याचल में आके विराजमान हो जाती हैं। जो प्रभु का जीवन बचाने के लिए अपने को समर्पित करती हैं,
उस जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी की सीढ़ी छू लीजिए, आपकी 7 पीढ़ी तर जाएगी और आपको इतने सुंदर विचार मिलेंगे कि आप अपने पितरों के लिए सब कर्म भी करेंगे। तो इसलिए अगर आप पितरदोष के उपाय करते करते थक गए हैं और घर में शुभ काम नहीं हो रहा है तो प्रस्थान करिए विंध्याचल के लिए। जितनी भी ट्रेनें दिल्ली से कलकत्ता के लिए जाती हैं, मुगल सराय और इलाहाबाद के बीच में विंध्याचल रेलवे स्टेशन है, वहाँ उतर करके आप माता के मंदिर की सीढ़ी का स्पर्श करिए। मुझे विश्वास है कि आपका कल्याण जरूर होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि वाले लोग इंतजार कर रहे हैं अपने राशिफल को जानने के लिए, तो पंडित जी उनके बारे में बताइए। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति धन भाव में शनि के साथ है। धनहानि और मानहानि दोनों की संभावना बनी हुई है, क्योंकि व्यय भाव का केतु कंट्रोल नहीं हो रहा है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बना करके रखिए, वरना फजीहत होगी। परिवार में कलह बढ़ सकता है, वाणी पर संयम रखो भाई। अपनी और माँ की सेहत का ध्यान रखिए। अस्थाई संपत्ति के कागजातों को ध्यान से पढ़िए। सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। रोहक सीमेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है काल चक्र में। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं मकर राशि वालों पर ग्रहों की चाल का क्या असर पड़ने वाला है। पंडित जी, आज इनका दिन कैसा बीतने वाला है? देखिए, मकर राशि के जातकों को बताऊं कि आपका ग्रह गोचर ये है कि बृहस्पति शनि आपकी राशि में है। श्रीमान, धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करने वालों की चिंता बढ़ेगी। जीवन साथी से चल रही अनबन दूर हो जाएगी और काम का बोझ आपके स्वास्थ्य को डगमग कर सकता है। दोपहर के बाद स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। पेड़ पौधों में पानी दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि का जो ग्रह गोचर है वो ये है कि तृतीय भाव का चंद्रमा, चतुर्थ भाव का राहु आपको सोच समझ करके खर्च करने का संकेत कर रहा है और काम में सफलता मिलेगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। वायरल बुखार, सिर दर्द जैसी स्थिति भी हो सकती है। वाणी पर संयम रखना। लक्ष्मी नारायण की उपासना करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9। शुभ रंग आपके लिए पीला। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आखिर में जान लेते हैं मीन राशि वालों का राशिफल। पंडित जी बताइए। मीन राशि के जातकों का राशिफल तो यह है कि द्वितीय भाव का चंद्रमा और एकादश भाव का बृहस्पति शनि दोस्तों पर दिल खोलकर पैसा खर्च कराएगा। नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। परिवार में वाद विवाद बढ़ सकता है, सावधान रहें। कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। निगेटिव ना सोचें, किसी भी तरह का नशा ना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए है आसमानी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर किसी के परिवार में सास बहू के बीच नोक झोंक बढ़ रही है, अक्सर होती रहती है तकरार, तो क्या है इसके पीछे का कारण? आइए ये भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पंडित जी इसका निवारण क्या है? देखिए, सच बात तो यह है कि किसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में कलेश होता है तो हर दिन सुबह गाय के दूध में गंगा जल मिलाकर के घर में दुर्वांकुर से उसका छिड़काव करना चाहिए। देर तक घर में कभी भी सोना नहीं चाहिए। खास करके जो घर की महिलाएं हैं, जो देवी स्वरूपा हैं, उन्हें तो सूर्योदय से पहले उठ करके एक बार घर में घूम टहल देना चाहिए, क्योंकि उनका टहलना माने लक्ष्मी का टहलना। लक्ष्मी साक्षात रूप में नहीं आती हैं, लक्ष्मी इन्हीं देवियों के अंदर ही आती हैं। और पता लगा कि ये सूर्योदय के बाद भी सो रही हैं, तो मतलब लक्ष्मी सो रही हैं। रात को सिंक में गंदे बर्तन भी ना छोड़ें और किचन में आराम से काम करें, हड़बड़ी में ना करें। बर्तनों की ज़्यादा आवाज़ ना आए, बर्तनों का गिरना बोलना ये अच्छी बात नहीं है, इसका भी ध्यान रखें। और रसोई में बार बार बर्तन गिरने से भी घर में शांति पर असर पड़ता है। सास या घर की बड़ी बहू को
पूर्व या ईशान कोण में कभी नहीं सोना चाहिए। घर में गहरे रंग के प्रयोग पेंट के लिए ना करें। घर में चंदन की लकड़ी जरूर रखनी चाहिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा में कूड़ेदान भी नहीं रखना चाहिए। अगर इन सब बातों का आप ध्यान देंगे तो निसंदेह लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, नेचर और सिग्नेचर बदले नहीं जाते हैं। कुछ लोग जन्मजात ऐसे स्वभाव के होते हैं कि उन्हें शांति, सुख और प्रसन्नता ये डाइजेस्ट ही नहीं होती। उनका खुराक है तनाव, उनका खुराक है कलह, बिना इसके उन्हें आनंद ही नहीं मिलता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस चीज़ को ठीक करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बदले और उसके अंतःकरण में एक अच्छे इंसान की भावना जागृत हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, पितृपक्ष पुण्यकारी है और इस पूरे पितृपक्ष में आप हमें लगातार बहुत अहम जानकारियां दे रहे हैं कि कैसे हम अपने पितरों को प्रसन्न करें और अगर पितृ दोष है तो हम कई उपाय करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए हम ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक पूरी कालचक्र की टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।